नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के साथ साथ अपनी एप्लीकेशन पर अपने सभी विद्यार्थियों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग एग्जाम्स बहुत सारे अब आने वाले हैं। सारे के सारे कैलेंडर्स के अंदर आपको छोटे बड़े सेक्शंस के पेपर दिखाई देंगे। तो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर से लेकर के हम आगे फर्दर उस लेवल तक चलेंगे जिसे आप एडवांस लेवल कहते हैं, ताकि वो सारी की सारी चीजें कवर की जा सके जो जो एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास में हमारा क्या क्या कंटेंट हम शुरू करने वाले हैं, क्या क्या चीजें बताने वाले हैं, क्या क्या करेंगे, उसके बारे में एक चीज देख लीजिए। आज की क्लास में सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे एक स्टूडेंट से। सभी एग्जाम्स का, बैंक एग्जाम्स की बात करें तो कितने टाइप के एग्जाम्स होंगे, यानी यहां पर हम उनके टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये रहेगा कि कौन कौन से एग्जाम कवर किए जाएंगे, जो हमारी इस क्लास होगी, इस क्लास के अंदर कितनी चीजें कवर की जाएंगी धीरे धीरे करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर दूसरा हम डिस्कस करेंगे मार्किंग सिस्टम को, या एक तरीके से कहें कि बैंक एग्जाम में क्या वेटेज आता है, कितने स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम का क्या फॉर्मेट होता है, क्या स्टाइल होता है, हम उसमें बात करेंगे। एग्जाम के फॉर्मेट और स्टाइल के बाद नंबर 3 में हम बात करेंगे कंटेंट्स की, यानी कि जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स आएंगे कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और टॉपिक्स कवर करने के बाद चौथा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चंस के साथ साथ स्टूडेंट को क्या क्या प्रिपेयर करना है। और यहां पर हम ये भी जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं करना है। इसके बाद में हम आपको यहां पर यह भी बताएंगे कि बैंक एग्जाम यदि आप फेस कर रहे हैं तो रीडिंग जरूरी कितना है, रीडिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, रीडिंग के साथ साथ एक स्टूडेंट का वोकैबुलरी कितना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि एक एग्जाम को स्कोर करके निकाला जा सके। सबसे पहली चीज यहां पर आज ही से आप एक चीज जान लीजिए कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है वो प्री के अकॉर्डिंग तैयारी ना करे, वो तैयारी करे केवल और केवल मेंस के अकॉर्डिंग। वो बच्चा केवल तैयारी करे मेंस के एग्जाम के अनुसार कि एग्जाम यदि प्रिपेयर करना है तो मुझे प्री नहीं मेंस करना है। प्री क्वालिफायर लगभग जो बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ता है वो बैंकिंग का प्री एग्जाम निकाल लेता है, उसे प्री क्वालिफाई करने में कोई समस्या दूर दूर तक नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती है उसको समस्या। समस्या कहां आती है? एक विद्यार्थी को समस्या तब आती है जब वो मेंस के एग्जाम में पहुंचता है और कहता है कि सर मैंने तो काफी टाइम ग्रामर पढ़ा लेकिन ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं, जबकि एग्जाम में जितना टाइम मुझे बाकी चीजों को देना था वो नहीं दे पाया। दूसरा प्रॉब्लम क्या कहता है अक्सर बच्चा, सर मैंने तो बहुत सारी वोकैब पढ़ी थी लेकिन वोकैब जो पढ़ी उस वोकैब के अनुसार मेरा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यानी जो क्वेश्चन वोकैब के अनुसार बनना चाहिए था वो क्वेश्चन तो बना ही नहीं, वो तो क्वेश्चन आया ही नहीं। तीसरा पॉइंट हम बताएंगे कि सर क्या एग्जाम में केवल ट्रिक्स सीख लें तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आएगा कि इन सभी चीजों को धीरे धीरे आपके साथ में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ हम बताएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन किन चीजों को फोकस करना है, कितना ज्यादा आपको ध्यान देना है, और क्या केवल न्यूज़पेपर पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई होगा, और केवल अगर नहीं होगा तो क्या न्यूज़पेपर का कोई रोल है या नहीं है, और हमें कितनी देर पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो एक तरीके से अगर आप समझना चाहें तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सभी प्रकार की वे स्ट्रेटजीज जो एग्जाम में स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कि कैसे एक सेंटेंस को पढ़ना है, कैसे एक चीज को कवर करना है, क्या क्या चीजें आनी है, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन सब के बाद में हमारा सेकंड स्टेप, यानी कि जब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे तो डिस्कस करने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा बच्चा,
नेक्स्ट स्टेप होगा इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट्स को समझाना, बेसिक प्लेटफॉर्म को क्लियर करना, यानी वो बेसिक्स क्लियर करना जो एक स्टूडेंट को सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर एक बच्चा ऐसी कंप्लेन करता हुआ नजर आता है कि सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, क्या मैं ये पेपर क्वालिफाई कर सकता हूं, क्या बैंकिंग का एग्जाम दे सकता हूं, क्या मैं ऐसी चीजें कर सकता हूं। दूसरा, सर मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता है रीडिंग के अंदर, तो क्या बिना इंटरेस्ट क्रिएट भी हो सकता है। तो आज वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो बच्चे एप्लीकेशन में देख रहे हैं वो धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाइए ताकि आपको ढेरों नई चीजें समझ में आए और एक प्रोफेशनल मैनर के अंदर पेपर कैसे क्वालिफाई करना है उसको देखते जाइएगा। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि ये क्लासेस जो अब हैं किस किस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन व्यक्ति इन्हें अपना फेस करना चाहता है। सबसे पहली बात क्या कि जो भी विद्यार्थी एसबीआई क्लर्क को फेस करना चाहता है, कोई भी विद्यार्थी यदि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को देखना चाहता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम उसका क्लियर हो जाए, तो उसको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ये क्लासेस को। एसबीआई क्लर्क के अलावा यदि आप पीओ का एग्जाम फेस कर रहे हैं तो भी आप यही एग्जाम पढ़ेंगे, यही सिलेबस पढ़ेंगे, क्योंकि बैंक के सारे एग्जाम्स को कवर करने के लिए, सारी चीजों को कवर करने के लिए हम इन चीजों को लेकर आए हैं। तीसरा पॉइंट है आईबीपीएस क्लर्क। यदि बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है तो भी यही चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आईबीपीएस की फुल फॉर्म यदि किसी को नहीं पता तो हमने जानकर लिख दिया ताकि आपसे अगर कोई पूछे तो आपको पता होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल या पर्सनल सर्विसेज या सिलेक्शन। दोबारा से सुन लीजिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अगर हम बात करें पीओ की तो पीओ में प्रोबेशनरी ऑफिसर कहा जाता है, एसओ की वैकेंसी को स्पेशलिस्ट ऑफिसर कहा जाता है। फिर आती हैं नाबार्ड की वैकेंसीज, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद बात करें तो हमारे पास में आते हैं सभी प्रकार के इंश्योरेंस एग्जाम्स। इंश्योरेंस एग्जाम में बच्चे से अगर पूछे कि बेटा आप इंश्योरेंस एग्जाम्स कौन कौन से तैयार कर रहे, तो बच्चा केवल एलआईसी का नाम दे करके शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि एलआईसी के अलावा भी कोई एग्जाम होता है या नहीं होता है, एलआईसी के अलावा कोई एग्जाम होता है या नहीं होता है। तो उसे पता होना चाहिए कि एलआईसी, NIACL, NICL, OICL, UIIC, IDRA, ये कुछ मेन आपके बैंकिंग इंश्योरेंस के सेक्शन के एग्जाम्स के अंदर आते हैं। सारे के सभी एग्जाम्स का सिलेबस लगभग सेम होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे बदलते हैं, तो वो सारी चीजें इसी में कवर होंगी। अब इनकी फुल फॉर्म भी जान लीजिएगा कि एलआईसी का अर्थ होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेम NIACL का अर्थ होता है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। NICL होता है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। OICL होता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक भी सुना होगा आपने। UIIC का अर्थ होता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। IRDA के बहुत एग्जाम निकलते हैं, इसे हम कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सभी एग्जाम्स अगर आप देना चाहते हैं, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड आप लगभग एग्जाम देना चाहते हैं, इन्हीं सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को फोकस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो ये सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा शुरू होता है कि एसबीआई पीओ के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पैटर्न की बात करते हैं। हालांकि एसबीआई की जगह अगर हम यहाँ पे आईबीपीएस डिस्कस कर दें तो भी लगभग सेम पैटर्न होगा। आईबीपीएस की जगह हम और एग्जाम की बात करें तो लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस होता है, क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है, तो टाइप ऑफ एग्जाम दिखाना है, टाइप ऑफ सिलेबस बताना है, तो सारी की सारी एग्जाम के अलग अलग वैरायटी तो हम नहीं बता सकते, इसीलिए कॉमन एक एग्जाम ले लिया हमने जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है अमंग बच्चों के बीच में, तो वो चीजें हैं। बच्चा यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव पेपर के अनुसार, आपको पता होगा पहले प्री
फिर मेंस, फिर आपका तीसरा सेक्शन रिटन का होने वाला है। तो यहां पर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, 3 ही सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। पूरा पेपर 100 नंबर का होगा। 100 नंबर के बाद 100 क्वेश्चन आएंगे। 1 घंटे का पेपर होगा, 1 आवर का पेपर होगा। 30 क्वेश्चन आने हैं बच्चा, 30 मार्क्स का होगा और 20 मिनट मिलेंगे। यानी कि अगर आप अपनी फाइट की बात करें तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व यहां पर जो चाहिए वो चाहिए अबंडेंट नॉलेज। बच्चा यदि पेपर क्वालिफाई करना है तो आपके पास में नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। नॉलेज के साथ साथ इस टाइम के सेक्शन को यदि इन क्वेश्चन से कवर करना है तो दूसरे आपके पास स्किल होने चाहिए टाइम मैनेजमेंट के। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि यदि आता सब कुछ है लेकिन एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन सा क्वेश्चन कितना समय में हो जाना चाहिए, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अक्सर बच्चों की एक कंप्लेन होती है, कई बार ये कहते हैं कि सर मेहनत बहुत करी थी, आता बहुत कुछ था, लेकिन पेपर में गड़बड़ हो गई कि क्वेश्चन छूट गए। आता था, क्वेश्चन छूट गए। तो क्वेश्चन ना छूटे उसके लिए सभी विद्यार्थियों को ये चीजें जाननी जरूरी है और एक एक क्वेश्चन को 20-20 बार करके आपको एक्सपर्टीज लेकर आनी है ताकि में उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नया ना हो और देखते ही आंसर टिक करे। अब यही समय है, 20 मिनट 30 क्वेश्चन, जिसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, कुछ इस तरीके की चीजें आएंगी। तो इतना बड़ा रीडिंग 20 मिनट में कवर करना है तो आपको ये चीजों की नॉलेज होनी अनिवार्य है। अब ये मत पूछना कि कट ऑफ कितनी है, सेक्शनल कट ऑफ मैटर या कट ऑफ मैटर नहीं करती है। कट ऑफ का मतलब बच्चा पेपर क्वालिफाई कर लेता है, प्री क्वालिफाई सभी कर लेते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा एफर्ट करेगा पहली अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई हो जाएगा। मेन इशू बनता है मेंस के अंदर, मेन इशू बनता है मेंस के पेपर में, जब बच्चा प्री क्वालिफाई करके स्कोर इतना नहीं ला पाता लेकिन क्वालिफाई कर गया और मेंस में आया और मेंस के अंदर क्या हुआ कि उसको अब पूरी चीजों की मेहनत करनी है। बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो उसे क्लियर करने हैं। एग्जाम की एक एक चीज की बारीकी को देखना है और रीडिंग को और ज्यादा बेस्ट तरीके से लेकर आना है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर जो होता है वो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो सारा का सारा रीडिंग पर बेस्ड है। रीडिंग पर बेस्ड होने का मतलब यह है कि ज्यादा पेपर का बड़ा हिस्सा जो है रीडिंग को फोकस करता है। तो यहां पर भी जो आपका पेपर है वो एक तरीके से 200 नंबर का आने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके सामने आ गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए और ये टाइम लिमिट भी आपके सामने है। ये SBI PO के मेंस की बात हो रही है, एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें रीजनिंग के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर होगा, 50 मिनट होंगे। DI की बात करें 30 क्वेश्चन आएंगे, 50 मैक्सिमम नंबर है और 45 मिनट आपको मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं, 50 क्वेश्चन, 60 नंबर, 45 मिनट। सबसे कम समय आपको मिलेगा अंग्रेजी के लिए, जिसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स का होगा और 40 मिनट मिलेंगे। याद रखना पेपर में जब आप पेपर को फेस करते हैं ना तो सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आती है, टाइम ऐसे रॉकेट की स्पीड से भाग रहा होता है कि आपको लगता है कि यार मैंने तो अभी शुरू ही किया, लो 15 मिनट हो गए, अभी थोड़े से 2 क्वेश्चन पे पहुंचा, लो समय खत्म होने वाला है। तो ऐसी जब परिस्थिति आती है ना, एक बच्चे के साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार भी पढ़ लेता है, बहुत कंसंट्रेट करता है, लेकिन समय इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि बच्चे को समझ ही नहीं आता कैसे क्या करे। और जब क्वेश्चन आपके पास बड़ी मात्रा में हो तो समय मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद में बच्चा सेम डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, पेन पेपर से लिखना होगा, 2 ही क्वेश्चन होंगे। प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का होगा, 30 मिनट होंगे, जिसके अंदर लेटर राइटिंग से लेकर के कुछ भी आपसे राइटिंग का सेक्शन कवर किया जा सकता है। लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, आपको राइटिंग पूरा कवर करवाया जाएगा, एक एक चीज देखनी पड़ेगी। तो बच्चा ये
सारा टाइम था। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, कंसिस्ट होता है 4 सेक्शन, 200 मार्क्स, ये मैं बता चुका हूं। डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 नंबर का लेटर राइटिंग और एसे आएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सीखना सब कुछ है, सीखना सब कुछ है। आएंगे आपके पास 2-4 ही चीजें, सीखना सभी कुछ अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि अगर आप किसी और पेपर में जाते हैं, किसी और पेपर में अदर पेपर को फोकस करते हैं और उधर अगर कोई और चीज पूछ ली जाए तो आपको उससे संबंधित लिखना आना चाहिए। क्यों? कई बार बच्चा ऐसा होता है, आपके दिमाग में आएगा कि यार पेपर देना है, आप मैथ्स का टेस्ट ले लो, रीजनिंग टेस्ट ले लो, लेकिन इंग्लिश में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों डाल दिए जाते हैं या इंग्लिश का ऐसा पैटर्न क्यों बना दिया जाता है? रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों। जब आपके पास में नोटिस आते हैं, सपोज कीजिए आप सेलेक्ट हो गए या कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो गया, आप सपोज आप उनसे कोई ईमेल पढ़वाना चाहते हैं, कोई मैसेज पढ़वाना चाहते हैं, या सरकार का दिया हुआ कोई नोटिफिकेशन अगर आ जाता है उसको पढ़ना है, और सपोज कीजिए वो पर्सन एबल नहीं है, केपेबल नहीं है उसका अर्थ समझने के अंदर, और वो लगा हुआ है मोबाइल के अंदर, डिक्शनरीज के अंदर उनके मीनिंग निकालने के लिए, डिकोड करने के लिए, एप्लीकेशंस का यूज करके मीनिंग निकालना चाह रहा है, ग्रास्प करना चाह रहा है, जबकि आपको जवाब देना है तुरंत, जबकि जवाब देना है तुरंत, और वो व्यक्ति लगा हुआ है एक छोटे छोटे कंपोनेंट को ढूंढने के लिए कि कैसे इसका मीनिंग निकालूं। चलो मीनिंग निकाल भी लिया, अब मीनिंग निकालने के बाद आपको उसी टोन, उसी लैंग्वेज, उसी पैटर्न में रिवर्ट करना है, जवाब देना है। अब सरकारी अधिकारी तो बन गए, बड़ी पोस्ट भी आपने एक्वायर कर दी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लिखना कैसे है, क्या एबिलिटी का यूज करूं जिससे स्कोर मेरा पूरा फुल आउट ऑफ फुल आए, या सामने वाले को तुरंत मैं रिवर्ट करूं और वो मेरी बात एक बार में समझ जाए। तो एक बार में समझने के लिए आपको पर्याप्त नॉलेज का होना अनिवार्य है, पर्याप्त नॉलेज का होना अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं पेपर की, इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश का सिलेबस बच्चा किसी भी पेपर में, कोई भी पेपर, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का दे रहे हो वनडे के अंदर ही, चाहे आप कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश की बात करते हैं, 3 भागों में अंग्रेजी को बांट दिया जाता है। 3 भाग ही होते हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति आपकी जो नॉलेज चेक करेगा वो चेक करेगा पर, सबसे पहली नॉलेज आपकी चेक होगी ग्रामर पर। अब ग्रामर के अंदर एग्जामिनर क्या क्या चीजें दे सकता है? ग्रामर में बच्चा सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास स्पॉटिंग एरर या एरर स्पॉटिंग का। एरर स्पॉटिंग क्या होती है वो अभी हम 2 मिनट के अंदर अंदर आपको बताएंगे। एरर स्पॉटिंग जो होती है कि एक स्टेटमेंट आती है, क्वेश्चन हम आपको 2 मिनट में दिखाएंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट को 5 भागों में एग्जामिनर डिवाइड करके दे देगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और बच्चे को 18 सेकंड से 30 सेकंड दिए जाएंगे कि जाइए उसका सही उत्तर ढूंढिए। इसका सही उत्तर ढूंढिए कि पेपर में क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए। खैर, ये था एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग के बाद सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब होगा कि एक सेंटेंस लिखा जाएगा, आगे ब्लैंक दे दिया जाएगा, ब्लैंक स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, और बच्चे को 4 से 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। चुनाव करने को बोला जाएगा कि भाई आप चुनाव कीजिए, चेक कीजिए पहला कौन सा सूटेबल ऑप्शन है जो इस पहले वाली स्टेटमेंट से जुड़कर इसे पूरे स्टेटमेंट को रेलेवेंट बनाता है। इसे हम कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। इसके बाद में टेंसेस हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है दोस्तों? गलत स्टेटमेंट होगा आपके सामने, गलत स्टेटमेंट होगा, आपको उस स्टेटमेंट को ठीक करके लिखना है, आपको उस स्टेटमेंट को ठीक करके लिखना है, तो वो बनेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये 4 सेक्शन हमारे ग्रामर में है। वर्ड यूसेज, मैच द कॉलम और वर्ड स्वैप, ये वोकैबुलरी में भी आते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए कुछ ग्रामर के पार्ट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कुछ ग्रामर के पार्ट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए मैंने इन्हें दोनों सेक्शन में बताया कि वर्ड यूसेज, मैच द कॉलम और वर्ड स्वैप, ये तीनों सेक्शन को पढ़ने के लिए आपको ग्रामर, रीडिंग और वोकैब तीनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको इसमें लिख दिया गया। अब सबसे पहला पार्ट है कि ये सभी चीजें जानने के लिए एक विद्यार्थी को ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है। एक विद्यार्थी को ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है, तो वो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए।
ग्रामर में पढ़ने के लिए इस क्लास में केवल बैंकिंग की बात करें तो लिमिटेड पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम यहां पर फोकस करना चाहते हैं कि एक बच्चा जो एग्जाम तैयार कर रहा है उसके लिए कोई भी इंग्लिश से संबंधित टॉपिक एक कंफ्यूजन ना बने, सरदर्द ना बने। इस वजह से हम क्या चाहते हैं, हम बच्चे को पूरी डिटेल देना चाहते हैं। पूरी डिटेल कैसे देंगे? पूरी डिटेल देने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉइंट है जो हम बच्चे को पढ़ाने जाएंगे या बच्चे को पढ़ाएंगे यहां पर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा नाउन। नाउन के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चे के दिमाग में आता है कि सर इसके बाद तो प्रोनाउन आएगा। भाई एक सीक्वेंस, हर टीचर का तरीका अलग अलग होगा। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा, दूसरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कई जगहों पर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहा जाता है, कई जगहों पर एग्रीमेंट कहते हैं, कई जगहों पर इसके लिए हम यूज कर देते हैं किसका? हम यूज कर देते हैं बच्चा आपके सिंटेक्स का। तीसरा पॉइंट पढ़ाया जाता है इसके बाद में आर्टिकल्स का, और चौथा पॉइंट फिर अब आ जाएगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में वर्ब। जब बच्चे को वर्ब पढ़ाया जाएगा तो वर्ब के साथ ही बच्चे को पढ़ाया जाता है मोडाल्स। मोडाल्स यानी सही प्रयोग, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऐसे शब्दों का प्रयोग सिखाया जाता है। मोडाल्स के बाद में इसी में ही नॉन फाइनाइट्स यानी एडवांस वर्ब जिसे आप कहते हैं उसे भी पढ़ाया जाएगा। नॉन फाइनाइट्स के बाद में कंडीशनल सेंटेंस का सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर ज्यादातर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। कंडीशनल सेंटेंस कह दीजिए या कंडीशनल सिचुएशन कह दीजिए, ये पढ़ाया जाता है। वर्ब के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है एडवर्ब का। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर बच्चा बचता है, फोकस नहीं करता है, लेकिन कायदे से एडवर्ब का सबसे ज्यादा रोल, सबसे ज्यादा यूज होता है बैंकिंग के एग्जाम में, सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसी एडवर्ब की सहायता से आप कीवर्ड्स को निकाल पाएंगे, कीवर्ड्स को निकाल पाएंगे। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो ये एडवर्ब का टॉपिक जरूर सीखना, क्योंकि ये एडवर्ब पूरे एक तरीके से पूरी ग्रामर को, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पता नहीं क्या क्या सब चीजों के लिए एडवर्ब आता है। तो हम जब सिखाएंगे तो इसके सभी कंपोनेंट्स को बताया जाएगा। एडवर्ब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीपोजिशन का। जब प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है सभी विद्यार्थियों को कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछना बंद कर चुका है कि इन आएगा, ऑन आएगा, इनटू आएगा। वो अब एग्जामिनर ने लेवल छोड़ दिया है, वो पैटर्न अब हटा दिया गया है कि एग्जामिनर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं पूछता है कि आपसे इन, ऑन, एट के यूजेस पूछे। अब एग्जामिनर वो वर्ब देता है कि इस वर्ब के आगे फिक्स प्रीपोजिशन आएगा या नहीं आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर फिक्स प्रीपोजिशन आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में ही बच्चे को सिखाया जाता है कोलोकेशन। ये कोलोकेशन में प्रीपोजिशन का भी रोल होता है, वर्ब का भी रोल होता है, नाउन का भी रोल होता है। तो ये प्रीपोजिशन के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है कोलोकेशन का। नंबर 10 पर आता है बच्चा कंजंक्शन। नंबर 10 पर आता है कंजंक्शंस, कनेक्टर्स भी कहते हैं इसको। इसके बाद अगला टॉपिक बनता है बच्चा इन्वर्जन का। इन्वर्जन के बाद नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आता है टेंसेस का। टेंसेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। टेंसेस के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉइस और नरेशन। अब इस बात को समझना, पहले सुनना जरूरी है, फिर हम आगे बात करेंगे। कई बच्चे कहेंगे कि सर बैंकिंग के एग्जाम में वॉइस नहीं आता है, आपने गलत लिख दिया है, नरेशन नहीं आता, आपने गलत लिख दिया है। बच्चा इसी पॉइंट को समझना है बहुत ध्यान से। क्या है कि वॉइस और नरेशन
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रीडिंग के अंदर जब तक आपके पास में वॉइस और नरेशन का कंप्लीट नॉलेज नहीं है तब तक आप सेंटेंस कंप्लीशन नहीं समझ पाएंगे। वॉइस और नरेशन का रीडिंग आपके पास नॉलेज नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ पाएंगे। क्लोज टेस्ट समझने के लिए, आंसर्स देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दी गई स्टेटमेंट पैसिव में है या एक्टिव में है, तभी आप उसके अंदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को यूज कर पाएंगे। तो एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं वॉइस और नरेशन से, इनसे हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस में इनका यूज कर दिया जाएगा और सवाल पूछ लिया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर विद्यार्थी के पास में वॉइस और नरेशन की जानकारी नहीं है तो सवाल को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक तरीके से ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि ऐसे में क्वेश्चन तो आएगा और आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहला बेसिक पार्ट आपको सीखना पड़ेगा सेंटेंस। एक्चुअल में जो जो बेसिक कंपोनेंट में आते हैं वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी कि सेंटेंस क्या है, कितने टाइप्स हैं, कितने काइंड्स हैं, कैसे कैसे उसे पढ़ना है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। तो ये है सारा सेक्शन हमारे पास ग्रामर का। जब आप ग्रामर ये सब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो एग्जाम में आपके लिए रेलेवेंट होंगी और रेलेवेंसी के साथ साथ एग्जाम प्रिपेयर करने में मजा आएगा। याद रखना, आप यदि ये सेक्शंस अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आपके पास में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्लासेस के अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर क्लास, हर टॉपिक अगले वाले टॉपिक से लिंक होता है। यदि कोई टीचर कहता है कि नहीं भाई ये टॉपिक पिछले वाले से कनेक्टेड नहीं है, ये टॉपिक उससे कनेक्टेड नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। पूरे सेंटेंस को समझने के लिए, पूरे पार्ट को समझने के लिए आपको कनेक्शन बनाना आना चाहिए कि हमने अभी सपोज एक उदाहरण नाउन पढ़ा है तो नाउन का इस सेंटेंस में कोई रोल है कि नहीं है। जब तक ये चीजें नहीं पता चलेंगी तब तक आप किसी भी अच्छे सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं सीख पाएंगे, अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी आजकल एग्जामिनर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वेज में पूछने लग गया है। कई एग्जाम्स ऐसे दिखाई देंगे जिसमें एग्जामिनर क्या करेगा, डायरेक्ट वोकैब का क्वेश्चन पूछ लेगा, वर्ड लिख देगा और कहेगा कि भाई इसके सिनोनियम बताइए। वर्ड लिख देगा और आपसे कहेगा कि इसके सिनोनियम्स बताइए। ऐसे ही एक वर्ड लिख देगा और कहेगा इसके एंटोनियम्स बताइए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, बच्चा तो कहेगा सर तो अच्छी बात है ना, डायरेक्टली पूछ लेता है, क्या दिक्कत वाली बात है? दिक्कत इसमें नहीं है बच्चा, दिक्कत इसमें है कि कई बार एग्जामिनर सेंटेंस के अंदर आपके पास में वर्ड को हाईलाइट कर देगा और वर्ड हाईलाइट करने के बाद बच्चे से डिमांड करेगा कि आप इसका सही जवाब दीजिए, आप इसका सही जवाब दीजिए या इसका सिनोनियम ढूंढिए या एंटोनियम ढूंढिए। तब ऐसी सिचुएशन में एक स्टूडेंट के पास सेंटेंस की रीडिंग की प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड, idioms एंड phrases, होमोनियम्स, कोलोकेशन। अब आप कहेंगे कि कोलोकेशन अभी प्रीपोजिशन में पढ़ाया, ग्रामर में पढ़ाया, फिर अब वोकैब में भी पढ़ना है। तो बिल्कुल पढ़ना है बच्चा। कोलोकेशन अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो वोकैब में भी आ सकता है, वोकैब का भी पार्ट है और वोकैब के साथ साथ ग्रामर का भी पार्ट है। तो दोनों पार्ट्स में इसे सीखना अनिवार्य है। ये सेक्शन किस किस तरीके से आ सकता है पेपर में वो भी हम क्वेश्चंस अभी धीरे धीरे दिखाते चलेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारे पास रीडिंग का। बच्चा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किसी भी एग्जाम में आएगा। मिनिमम वर्ड्स की लिमिट बच्चा जो होगी वो 150 वर्ड्स का पैसेज आएगा मिनिमम, और मैक्सिमम ये जो लिमिट पहुंचती है वो 350 वर्ड्स की पहुंचती है। क्वेश्चन की बात करें, मिनिमम 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस पैसेज में 10 क्वेश्चन आएंगे, जिस पैसेज में 10 क्वेश्चन आएंगे, उस पैसेज के अंदर
आपसे सिनोनियम और एंटोनियम्स के क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में ही जोड़ दिए जाएंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और हाईलाइटेड वर्ड के बारे में जानकारी लेना चाहेगा। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा रीडिंग का नेक्स्ट पार्ट है। इसको करने के लिए फिर से पूरी वोकैब इंपॉर्टेंट है, पूरी ग्रामर इंपॉर्टेंट है। याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ने के लिए सारा सेक्शन कवर होना जरूरी है, यानी कि सभी कंसेप्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बच्चे को यदि फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है तो आपके पास में पूरी वोकैब आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वोकैब के साथ साथ पूरे सेंटेंस को समझना पड़ेगा। एग्जामिनर आज के दिन बच्चे को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे देता है जो क्वेश्चन एग्जामिनर बच्चे से डिमांड करता है कि भाई आपको क्या करना है, आपको दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है, दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। और अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर एग्जामिनर बच्चे से सिमिलर सेंटेंसेस, सिमिलर वर्ड्स और सिमिलर सिचुएशंस पूछ लेता है। सिमिलर यानी कई बार क्वेश्चन में सिनोनियम्स दे देता है चारों, और बच्चे से कहता है आंसर ढूंढिए, और बच्चा अटका होता है। क्यों? क्योंकि उसे आंसर ढूंढने के लिए फिर से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना समझना अनिवार्य हो जाता है। क्लोज्ड टेस्ट की बात करते हैं। अच्छा, ऊपर एक पॉइंट रह गया बच्चा कि इसी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर डबल फिलर्स भी आते हैं। डबल फिलर्स का मतलब होता है एक ही सेंटेंस में, एक ही पार्ट में दो ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे, एक ही पार्ट में 2 या 3 फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे और बच्चे को कहा जाएगा सही आंसर ढूंढिए, सही आंसर ढूंढिए। इसी में ही आजकल एक पैटर्न फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से आता है। एग्जामिनर बच्चे को फिल इन द ब्लैंक्स में ही सिनोनियम्स फाइंड करने को दे देता है कि ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए जो साइनोनियम्स हैं या ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए जो एंटोनियम्स हैं। ये जब आते हैं तो ये एक तरीके से डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। ज्यादातर क्लासेस में इन क्वेश्चंस को नहीं कराया जाता है। ज्यादातर टीचर्स जो होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं और बचते हैं, लेकिन जब ये पेपर में आएंगे तो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। क्लोज्ड टेस्ट की बात करते हैं तो क्लोज्ड टेस्ट भी पार्ट रीडिंग का ही होता है। होता यह भी एक पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन ही है, पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन ही होता है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, एग्जामिनर बच्चे को 150 वर्ड का, यदि एसएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो 100 वर्ड्स का पैसेज आएगा, बैंक का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो 150 वर्ड का कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा। इस 150 वर्ड के कॉम्प्रिहेंशन में मिनिमम 5 ब्लैंक्स और मैक्सिमम 10 ब्लैंक्स मिलते हैं। 10 ब्लैंक्स में 5-5 ऑप्शन मिलेंगे। इन पांचों ऑप्शंस के आधार पर आपको सेलेक्टेड सही वर्ड को चुनना है, एप्रोप्रिएट वर्ड को चुनना है और तभी आप सही उत्तर निकाल पाएंगे। ये भी क्वेश्चन जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं, जितने भी वर्ड्स मैं बोलता जा रहा हूं, इन सभी क्वेश्चंस और सभी वर्ड्स पर मैं आपको एक एक 2-2 एग्जाम्पल्स अभी दिखाता चलूंगा। अभी एक एक 2-2 एग्जाम्पल्स दिखाता चलूंगा ताकि आपको पता रहे कि क्या देखना है और क्या नहीं। एंड द लास्ट टॉपिक इज पैरा जंबल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अगर किसी बच्चे को रीडिंग के सेक्शन में सपोर्ट मिल जाए या रीडिंग अच्छी हो जाए तो ये पैरा जंबल अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ही आसानी से एक विद्यार्थी 5 नंबर स्कोर कर सकता है। एग्जामिनर क्या करता है, पूरा एक पैसेज उठाएगा, बच्चा कोई भी एक पैसेज उठाया जाता है, इस पैसेज को 5 स्टेटमेंट से लेकर के 8 सेंटेंस में डिवाइड कर दिया जाएगा। 5 से 8 सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया जाएगा और डिवाइड करने के बाद में बच्चे से बोला जाएगा कि आपको इस पूरे सेक्शन में सीक्वेंस फाइंड करना है। आपको इस सेक्शन में सीक्वेंस फाइंड करना है। सीक्वेंस फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि आपके सामने स्टेटमेंट्स मिक्सअप फॉर्म में होंगे। पहला स्टेटमेंट हो सकता है बीच में कहीं डाल दिया जाए, आखिरी स्टेटमेंट हो सकता है पहली किसी स्टेटमेंट की जगह लगा दिया जाए और बच्चे को बोला जाएगा कि रीड करो, कीवर्ड्स को देखो, कीवर्ड्स को देखने के बाद में क्या करो,
कि मुझे पहला स्टेटमेंट बताओ कौन सा है। आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, बच्चे को चूज करना होगा, दूसरा तीसरा, तो ये सभी ऑप्शंस मिलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को, दिखाते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को कि कॉम्प्रीहेंशन यदि आएगा पेपर में तो किस तरीके का रीअरेंजमेंट लेकर आएगा। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सामने लाए हुए हैं। देखो बच्चा, ये हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंशन है, जिसे आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो दिख जाएगा, क्योंकि आज एक सैंपल क्वेश्चन दिखाना था, इसीलिए मैंने आपके सामने कुछ 6 स्टेटमेंट लगाई हैं। 6 स्टेटमेंट लगाई हैं। एग्जामिनर आपको डायरेक्शंस देता है। क्या है डायरेक्शन? ये डायरेक्शन है बच्चा। डायरेक्शन है रीअरेंज कीजिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को रीअरेंज कीजिए, ए बी सी डी ई एफ में रीअरेंज कीजिए और एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाइए। इस प्रॉपर सीक्वेंस को बनाने के दौरान बच्चे से बोला जाएगा कि आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है और उसके बाद आंसर देना है नीचे दिए गए सवालों का, आंसर देना है नीचे दिए गए सवालों का। अब बच्चे सवाल कैसे आते हैं? ये सवाल आते हैं भाई, ये आपके सामने सवाल है। सवाल क्या है भाई? यहां पर स्टेटमेंट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। आपके पास में ऑप्शन दे दिया और एग्जामिनर कहेगा कि इसे पहला स्टेटमेंट कौन सा है, तीसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, आखिरी कौन सा है, पांचवा कौन सा है। तो इस प्रकार के ये 5 सवाल आते हैं। आप सभी को बच्चा अभी दिए गए कुछ समय, जिसके अंदर आप क्या कीजिए, पहले इस कॉम्प्रीहेंशन को एक बार पढ़िए थोड़ा सा और कोशिश कीजिए दिमाग में रिकैप करें। फिर अगले 2 मिनट के अंदर अंदर ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में रीअरेंजमेंट आएगा, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, बच्चा कैसे पढ़ सकता है। आप सभी को दिए गए टोटल मैक्सिमम 2 मिनट्स। एक बार रीड कीजिए, फिर मैं आपके लिए इसे रीड करूंगा। एक बार रीड कीजिएगा और जिन बच्चों को रीडिंग नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। चलिए मैं ही पढ़ा देता हूं, मैं ही करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपके सामने एक पैराग्राफ है। सबसे पहली चीज, इसे रीड करने के लिए एग्जाम में लगभग आपको 3 मिनट मिलते हैं, वो भी तब जब आप टाइम मैनेज करके चलेंगे। टाइम मैनेज नहीं करके चल पाएंगे तो शायद 3 मिनट भी आपको इस पेपर में नहीं मिलेंगे, और 3 मिनट भी ना मिलने का मतलब होता है कि क्वेश्चन छूट जाएगा। और हम चाहते हैं कि विद्यार्थी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, फुल स्कोर करे। तो यहां पर हम रीड करते हैं, रीडिंग के दौरान कोशिश करेंगे हम निशान लगाएं मेन कीवर्ड्स को, ताकि आपको पता चले कि कौन सा सेंटेंस सही सीक्वेंस बनाता है। मैं आपके लिए इस सेंटेंस को रीड करता हूं। 6 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट ए ऑप्शन में आती है, हाउ एवर। सबसे पहला वर्ड की शुरुआत हुई हाउ एवर। हालांकि ये जो वर्ड है, ये वर्ड बच्चा रिजल्ट दिखाता है किसी भी स्टेटमेंट का। हालांकि ये वर्ड जो होता है किसी भी स्टेटमेंट का रिजल्ट दिखाता है। और रिजल्ट कब दिखाएगा बच्चा? रिजल्ट तभी दिखाया जाएगा जब आपके पास कोई सिचुएशन होगी। सिचुएशन के बिना रिजल्ट नहीं दिखाया जाता है। हाउएवर दिस इज टू, TOO, ये एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक। अ डेफिनेशन, अ नैरो डेफिनेशन फॉर इंडिया। कहता है हालांकि ये डेफिनेशन भारत के लिए बहुत छोटी
है। अब इस सेंटेंस को समझने से पहले हम ओवरव्यू देते हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट क्या है बच्चा कि यहां पर ये जो वर्ड सबसे पहला यूज हुआ हाउ एवर, ये तो रिजल्ट दिखाता है, तो पहला स्टेटमेंट ये नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, अगर हम इस हाउ एवर को नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वर्ड आता है बच्चा, ये जो वर्ड है ये है दिस। दिस कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है बच्चा संकेत बोधक या संकेत वाचक सर्वनाम। संकेत वाचक सर्वनाम, सर्वनाम यानी संकेत करने वाला, सर्वनाम इशारा करने वाला, वो वाला, ये वाला, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार शब्द हैं। अब ये दिस का प्रयोग बच्चा तभी किया जाता है जब हमारे पास पहले से ही कोई संज्ञा हो, पहले से कोई नाम दिया गया हो, परिभाषा हो या किसी चीज की जानकारी दी गई हो। यदि किसी चीज की जानकारी नहीं दी गई है तो बच्चा दिस का प्रयोग नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? दिस का प्रयोग एक सर्वनाम के रूप में है कि ये एक बहुत छोटी परिभाषा है। तो ये यानी कौन सी, कौन सी के लिए परिभाषा का होना अनिवार्य है। तो ये स्टेटमेंट हमारी पहली स्टेटमेंट नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट पहली नहीं हो सकती। चलिए बात करते हैं नंबर दूसरे की तरफ। नंबर दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कहती है? मोस्ट ऑफन, मोस्ट ऑफन यानी ज्यादातर परिस्थितियों में, ज्यादातर परिस्थितियों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि अर्थव्यवस्था में जो रिफॉर्म है, परिवर्तन है, बदलाव है, सुधार है, एक तरीके से रेफर, रेफर यानी दर्शाना, रेफर यानी दर्शाते हैं, इशारा करते हैं। दर्शाना किस चीज को? ओपनिंग द इकोनॉमीज, इकोनॉमी का ओपन होना इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स कट, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स कट। अब यहां पर रिफॉर्म शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, ये रिफॉर्म होता है दर्शाना। दर्शाना यानी ये किसी भी संज्ञा यानी नाउन को डिफाइन कर रहा है, डिफाइन यानी डेफिनेशन दे रहा है। अब डिफाइन यानी डेफिनेशन दे रहा है, और डेफिनेशन बच्चा किस चीज की दी जा रही है? डेफिनेशन दी जा रही है बच्चा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक डेफिनेशन दी जा रही है। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं यहां पर किस चीज को दर्शा रहे हैं? व्यापार को, इन्वेस्टमेंट को, और टैक्स कट यानी कि जो भी टैक्स यानी कर वसूली है उसमें उसके संबंधित जो भी परिवर्तन होंगे उसे इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। तो यहां पर एक स्टेटमेंट जिसमें शब्द आया जो रिजल्ट दर्शा रहा है, एक स्टेटमेंट जो हमें परिभाषा दे रहा है, डिफाइन कर रहा है, डेफिनेशन दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सूनर, द सूनर यानी जितना जल्दी, द सूनर एक्शन इज इनिशिएटेड the faster India will be able to attain its targeted growth। कहता है जितना जल्दी मेहनत करेंगे उतना जल्दी इंडिया अपनी टारगेटेड गोल को प्राप्त कर पाएगा, अटेन कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। अब यहां पर जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो एक तरीके से ये किसी भी स्टेटमेंट को कंक्लूजन दे रही है, कंक्लूड कर रही है कि भाई एंडिंग क्या है, या ये कहिए रिजल्ट के साथ साथ बता रही है कि आपको ये करना चाहिए, ज्यादा जल्दी एक्शन लेने हैं। चलिए जी ठीक है। अब अगला पॉइंट है दिस। दिस यानी फिर से इशारा कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है किस चीज की तरफ? चलो जी देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि दिस इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये एक बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटी डेफिनेशन है जो, या एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी यूनिवर्सल डेफिनेशन है जो इकोनॉमिक दर्शों को दर्शा रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को दर्शा रही है। और देखो ये वर्ड आ गया ग्रामर का मे बी। मे बी का मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब श्योर नहीं है कि सभी देशों के लिए हो, लेकिन पॉसिबल है कि
मैक्सिमम देशों पर ये एप्लीकेशन या मैक्सिमम देशों पर ये परिभाषा लागू होती है, मैक्सिमम देशों पर यह परिभाषा लागू होती है। तो बच्चा यहां पर मैं आपको कीवर्ड्स फाइंड करना सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। आज की क्लास में सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि कैसे एक पैसेज के क्वेश्चन को अरेंज करना है, कैसे एक पैसेज के क्वेश्चन को अरेंज करना है, और धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे आप इसमें रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो कहता है कि एक स्टैंडर्ड परिभाषा है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो सभी देशों पर एप्लीकेबल होती है, लेकिन मे भी, पक्का नहीं कह रहा, संभावना की बात कर रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक स्टेटमेंट कहती है कि सभी देशों पर हो सकती है, और एक स्टेटमेंट कहता है कि लेकिन, लेकिन यानी रिजल्ट, लेकिन भारत के लिए यह परिभाषा बहुत छोटी है, यानी सभी देशों पे एप्लीकेबल है, भारत के लिए बहुत छोटी परिभाषा है। अब आगे देखते हैं, फिर से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत की बात हो रही है। इन इंडिया हैव टू एक्सटेंड, बढ़ाना पड़ेगा रिफॉर्मिंग सेक्टर को, किसमें, पब्लिक सेक्टर में भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म आते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, पावर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सभी सेक्टर्स को भी जोड़ दें, बाकी सभी सेक्टर्स को भी जोड़ दें, तब जाकर कहीं पर बनता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सेक्शन, तब जाकर बनता है भारत के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की परिभाषा। चलिए जी बात करते हैं। एक परिभाषा कहती है सभी देशों पर लागू होती है, एक परिभाषा केवल भारत के लिए है, इस चीज को समझना है। और अब बात करता है अदर सेक्टर्स, यानी ये कौन से सेक्टर्स हैं ये बता रहा है। टू आइडेंटिफाई दीज सेक्टर्स एंड द नेसेसरी रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, देयर इज अ नीड ऑफ न्यू थॉट लीडरशिप। कहता है कि इन सेक्टर्स को यदि समझना है तो आपके पास में नई थॉट्स होनी चाहिए, लीडरशिप के नए ट्रिक्स होने चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, तब जाकर ये हमारा सेक्शन कवर होगा, ये सेक्शन तब जाकर कवर होगा। चलिए अब बात करते हैं, जब हमने यहां पर काफी सारे कीवर्ड्स को देखा तो अब इसको अरेंज करते हैं। जो विद्यार्थी खुद से कुछ सिलेबस जानते हैं, जिन्होंने पहले क्वेश्चन कर रखा है, तो कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं इसके बारे में आंसर देता चलता हूं, आंसर देता हुआ चलता हूं। तो मैंने यहां पर आपको कीवर्ड बताया, ऐसे एक एक सेंटेंस का मीनिंग बताया कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको यह नोटिस करना है कि कौन सा स्टेटमेंट पहले आपको क्या दिखा रहा है और क्या नहीं दिखा रहा है। धीरे धीरे करके फिर आपको इसके उत्तर मिलते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें ढूंढना होगा वो स्टेटमेंट जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जो कॉमन थीम को समझाता होगा। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है किसी भी विद्यार्थी के सामने, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, सबसे पहला काम यह करना है कि आपको पहले पूरा रीडिंग करना है, आपको समझना पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाहता है, उसके कंसेप्ट को निकालना पड़ेगा। जब उसका कॉमन कंसेप्ट आप निकाल लेंगे तब जाकर आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपको वो स्टेटमेंट ढूंढना है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है पूरे पैराग्राफ का, पूरे ही पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया गया है। जब इंट्रोडक्शन दिया गया पूरे पैराग्राफ का तो वो कौन सा है, देखते हैं भाई। हाउएवर यहां पे तो कंक्लूड कर रहा है, मतलब किसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। मोस्ट ऑफन यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। चलिए ये एक स्टेटमेंट हम मान सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट डेफिनेशन दे रहा है, परिभाषा दे रहा है, और हमारा मेन कंसेप्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बात कर रहा है कि आम तौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू करते हैं ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, टैक्स कट को। चलो जी ठीक है, जब यहां पर हमारे पास एक इंट्रोडक्शन आया, परिभाषा आई, तो इस परिभाषा के बारे में बात हुई। अब नोटिस कीजिए यहां पर परिभाषा है तो यहां भी एक कीवर्ड दे दिया परिभाषा, और यहां भी एक वर्ड दे दिया परिभाषा। अब क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट अब हमारे को इंट्रोडक्शन के बाद ढूंढना है पेयरिंग वर्ड्स का, पेयर वर्ड्स का।
पेयर वर्ड्स का मतलब सिमिलर वर्ड्स जो डिफाइन कर रहे होंगे पिछली स्टेटमेंट को। यानी हमने एक में स्टेटमेंट में परिभाषा दी और आपके पास दो सिचुएशन आ रही हैं जो इसी डेफिनेशन को एलाबोरेट करना चाहती हैं या इसी डेफिनेशन से संबंधित कुछ बोलना चाहती हैं। अब डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर बात हो रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डेफिनेशन की, लेकिन यहां कहता है कि भारत के लिए बहुत छोटी है। हम डायरेक्टली भारत पे जंप कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट हो गई, और दूसरे में कहता है कि ये जो परिभाषा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और ज्यादातर देशों में अप्लाई होती है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोली गई, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोली गई कि ज्यादातर देशों पर अप्लाई होती है। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2, ज्यादातर देशों पर अप्लाई होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि कोई देश अगर ऐसा दे रखा है कि जिस पर ही अप्लाई नहीं होती तो वो स्टेटमेंट भी ढूंढ लेते हैं कि भाई भारत के लिए ये जो स्टेटमेंट है, दिस यानी संकेत करना, और संकेत किस पे किया जा रहा है? इस वाली परिभाषा पे। तो कहता है कि हो सकता है मैक्सिमम देशों पर अप्लाई होती होगी ये स्टेटमेंट, लेकिन भारत के लिए ये जो परिभाषा है ये बहुत संकीर्ण है, छोटी है, इतनी बढ़िया परिभाषा नहीं मान सकते, बढ़िया परिभाषा नहीं मान सकते, तो यानी कि ये एक छोटी परिभाषा है। तो अब कहता है यदि छोटी परिभाषा है तो भारत के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म की कोई बड़ी परिभाषा है? तो अब नोटिस करते हैं, क्या इसमें परिभाषा दी गई है? नहीं दी गई, तो ये चौथा स्टेटमेंट नहीं है। इसमें परिभाषा दी गई है? नहीं। फिर से परिभाषा इकोनॉमिक रिफॉर्म की, मेन टॉपिक तो यही है, तो इकोनॉमिक परफॉर्म की या रिफॉर्म्स की परिभाषा दी गई है बच्चा नंबर ई स्टेटमेंट में, तो ये बन गया स्टेटमेंट नंबर 4। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए वो परिभाषा छोटी है तो वो कहता है कि इसको बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करने के बाद पब्लिक सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, पावर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट बन गई भारत के लिए परिभाषा। अब बचते हैं 2 पॉइंट। अब इन दो में कौन सा स्टेटमेंट पहला होगा, कौन सा आखिरी स्टेटमेंट होगा, उसे भी समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें फोकस करना है केवल पेयर वर्ड्स पर, ऐसा कोई वर्ड जो प्रीवियस स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा हो। तो इधर बात हो रही है बच्चा सेक्टर्स की, इधर भी बात हो रही है दीज सेक्टर्स की, इशारा कर रहा है, तो यानी इन्हीं सेक्टर्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो ये हो गई हमारी 5वीं स्टेटमेंट, जिसमें कहता है कि अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स को, इन्हीं सेक्टर्स पर परफॉर्म करना है, काम करना, नेसेसरी एक्शन लेने, तो नई थॉट ऑफ लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है। और अंतिम कहता है कि इसी लीडरशिप के आधार पर जितना जल्दी एक्शन लिया जाएगा उतना ही इंडिया अपनी टारगेटेड ग्रोथ को अचीव कर पाएगा। अब ये एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न के आधार पर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन इसको पढ़ाते समय आपने नोटिस किया होगा मैंने कई जगहों पर ग्रामर का फोकस किया कि कौन सा वर्ड हमारे पास में रिजल्ट दिखा रहा है, कौन सा वर्ड हमारे पास में डिफाइन कर रहा है, कौन सा वर्ड इशारा कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है, कौन सा वर्ड स्टेटमेंट के अंदर एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, जिससे यह पता चलता है कि ये स्टेटमेंट पहला नहीं हो सकता, आखिरी हो सकता है या मध्यम हो सकता है। तो ऐसे में ग्रामर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसी के अंदर बचा वोकैबुलरी समझ में आएगी, तो ये कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के अंदर अरेंजमेंट का सेक्शन कवर हो जाएगा। इसी में ही तीसरा वोकैबुलरी के बाद में रीडिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, यदि आप कांस्टेंट रीडर हैं, अच्छे रीडर हैं, मीनिंग ग्रास्प कर सकते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आगे दिए गए इन पॉइंट्स को भर पाएंगे, आगे दिए गए इन पॉइंट्स को भर पाएंगे, तभी ये क्वेश्चन हमारा बनता है आसानी के साथ में। तो अभी हमने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा। क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा बच्चा क्या कि किसी भी एग्जाम में यदि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, पैरा जंबल आता है 5 नंबर के लिए, यदि आता है
5 मार्क्स के लिए यदि आता है तो उसे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और इसी पैरा जंबल को समझने के लिए सेंटेंस मेकिंग और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना जरूरी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना जरूरी है, जो बेसिक कंपोनेंट में धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस और दिखा देते हैं एरर स्पॉटिंग के, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमने उन्हें पढ़ना है। तो दोस्तों ये है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा और ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। कैसे ये क्वेश्चन होगा, आप पहले 2 मिनट में जानकर रुक रहा हूं, आप इन दो क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा, जल्दी से इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए ताकि आप सही आंसर फाइंड कर पाए। एक बार रीड कीजिए जल्दी से। अब आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आप नोटिस कीजिए, नोटिस क्या करना है, नोटिस करना है कि पूरा एक स्टेटमेंट है, डिवाइड किया गया है, 5 हिस्सों में डिवीजन है इसका। अगर ये सेंटेंस सही है तो आपको ई हिस्से पर, ई पर टिक करना है, यानी नो इंप्रूवमेंट पर, नो एरर पर। और यदि इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई गलती है तो आपको पिक करना है सही उत्तर को, सही उत्तर को पिक करना है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर बनता है। माई सन इज एगर ऑन, एगर होता है उतारू होना, किसी चीज के लिए बहुत उत्सुक होना, जल्दीबाजी करना, ठीक है, एंथुसियास्टिक होना, एंथुसियास्टिक होना। माई सन इज एगर ऑन ईट पिज्जा नॉट बिकॉज ही लव्स द टेस्ट, इसलिए नहीं कि क्योंकि इसको पिज्जे क्या या पिज्जा का टेस्ट पसंद है, बट बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स, लेकिन सिर्फ इसलिए, रीजन बता रहा है ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स देखता है, उसे टेस्ट नहीं पता, टेस्ट नहीं पसंद, या उसकी बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है केवल और केवल किसकी, एडवर्टीजमेंट्स को देखता है। जिस तरीके से लोग एगरली उस चीज को खाते हैं, उस चीज को अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उन चीजों को देखकर मेरा बेटा इन चीजों को खाना पसंद करता है। अब अगर मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, अगर मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे। इसके लिए आपको पूरे ग्रामर के सेक्शंस को फोकस करना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टॉपिक वाइज इसके ढेरों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं पर ये कॉम्प्रीहेंशन या ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। खैर अगर हम नॉर्मली बात करें तो अभी मैं केवल आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं, छोटा सा हिंट है कि एरर जो है आपके ए वाले हिस्से के अंदर है, ए वाले हिस्से के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक वर्ब से बाद में, वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, वर्ब के बाद में एक एडजेक्टिव के बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली जितनी भी वर्ब्स होंगी वे सदैव आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती हैं। यानी इस एडजेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता
बनता है और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो एगर ऑन ईटिंग पिज्जा इज द राइट आंसर। एगर ऑन ईटिंग पिज्जा इज द राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट अभी बेसिक इतना समझ लीजिएगा कि प्रीपोजिशन सैकड़ों होती हैं। आई रिपीट, सैकड़ों प्रीपोजिशंस होती हैं, लगभग 60-70 तो किताबों में लिखी हैं। इसके बाद में बाकी कनेक्टेड प्रीपोजिशंस अलग हो गई, कंपाउंड प्रीपोजिशन जिन्हें आप कहते हैं। तो प्रीपोजिशंस जितनी भी हैं, यदि उनको सॉल्व करना है तो एक बात समझ लीजिएगा कि प्रीपोजिशंस के तुरंत बाद आईएनजी का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है तो आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वर्ब के तुरंत बाद आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सेम अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसर्चर्स हैव फाउंड फ्रेश evidence that eating up to 100 gram of chocolate, eating up to 100 gram of chocolate help lower heart disease risk, help lower heart disease risk। यहां पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया कि भाई यहां पर रिसर्चर्स की बात हो रही है। रिसर्चर्स ने फाउंड किया, रिसर्चर्स ने क्या फाइंड किया है कि एक एविडेंस मिला है, ठीक है, कि एक फ्रेश एविडेंस मिला है कि अगर आप 100 ग्राम तक चॉकलेट रोज खाते हैं तो हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित डिजीज कम होंगी, हार्ट से रिलेटेड डिजीज कम होंगी। तो चलिए एक बार इस सेंटेंस को जल्दी से देखिएगा, क्या गलती हो सकती है इसके अंदर, जल्दी से एक बार जल्दी से देखते हैं। एक बार दिमाग लगाइएगा क्या क्या गलती हो सकती है। वन मिनट मोर। जल्दी से देखते हैं क्या गलती है इसमें। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो दिखने में थोड़े से टिपिकल लगते जरूर हैं, बट होते बहुत आसान है, बहुत आसान होते हैं, उनमें एक्चुअल में कोई मिस्टेक मिलती नहीं है। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें मिस्टेक हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट है कि रिसर्चर्स की बात हो रही है, रिसर्चर्स ने पाया है, पाया है, क्या पाया है, एक फ्रेश एविडेंस पाया है। फ्रेश एक वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, जो आगे वाले एविडेंस यानी नाउन के साथ में जुड़ रहा है, तो उससे पहले एक आर्टिकल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब फ्रेश एविडेंस, एक फ्रेश एविडेंस मिला है, अ फ्रेश एविडेंस दैट ईटिंग अप
टू 100 ग्राम ऑफ चॉकलेट। अब कई बच्चों को लगता है कि सर चॉकलेट्स होना चाहिए, लेकिन आप नोटिस कीजिए यहां पर बात हो रही है 100 ग्राम की। 100 ग्राम यानी हम यहां पे वेट कर रहे हैं। वेट उन्हीं चीजों का किया जाता है, मापा उन्हीं को जाता है, तोला उन्हीं को जाता है जिनको गिना नहीं जाता है। तो 100 ग्राम ऑफ चॉकलेट सही है, चॉकलेट्स नहीं होगा। अब बच्चा कहता है सर एवरीडे एक साथ आना चाहिए, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। एवरीडे कुड हेल्प, मदद कर सकता है, लोअर हार्ट डिजीज रिस्क। तो बाकी किसी हिस्से में गलती नहीं है, गलती है केवल आर्टिकल की, जो कि एक संज्ञा से पहले प्रयोग होगा, जो कि एक तरीके से फिक्स कोलोकेशन का हिस्सा बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों सेंटेंस इंप्रूवमेंट का दिया गया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, स्टेटमेंट दिया गया है, आपको फाइंड करना है कि ये जो वर्ड है पहली बात सही है या गलत है। अगर तो सही है तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होगा, और अगर ये वर्ड गलत है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको रिप्लेस करेगा, कौन सा ऑप्शन इसको रिप्लेस करेगा। तो इसके आंसर्स में डायरेक्टली बता देता हूं, क्योंकि अभी आपने तैयारी तो किया नहीं है, तो जिसको आता हो वो कमेंट कर सकता है, जिसको नहीं आता हो सुन लीजिएगा। ईरान अफगानिस्तान पॉलिसी, ईरान और अफगानिस्तान की पॉलिसी की यदि बात करते हैं, इनफैक्ट हैज नॉट बीन एज ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट यहां पर एक मुहावरा है, ब्लैक एंड व्हाइट एक ईडियम है। इस ईडियम का मतलब होता है एवरीथिंग इज इन रिटन फॉर्म। एवरीथिंग इज इन रिटन फॉर्म यानी कि इसको लिखा गया है, एवरीथिंग इज इन रिटन फॉर्म। ईरान और अफगानिस्तान की पॉलिसी की तरह पाकिस्तान की पॉलिसी या पाकिस्तान की पॉलिसी की तरह ईरान या अफगानिस्तान की पॉलिसी रिटन फॉर्म में नहीं है। ये एक ईडियम है दोस्तों, ईडियम है। एज दैट ऑफ पाकिस्तान, एज दैट ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा इसको रिप्लेस करेगा। अब इस ऑप्शन के अंदर बच्चा जो क्वेश्चन है ये एडजेक्टिव से दिया गया है, एडजेक्टिव से दिया गया है। अब याद रखना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चा दैट यहां पर एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद में ऑफ का आना अनिवार्य है, और यहां पर ऑफ नहीं है तो यह हिस्सा गलत हो जाएगा। अब यहां पर बात हो रही है बच्चा सिमिलैरिटी की, समानता की, और समानता के लिए हम बात कर सकते हैं कि यहां पर बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, और कंपैरिजन यदि कर रहे हैं तो कंपैरिजन के दौरान ड्यूरेशन की बात यानी समय की बात नहीं हो रही है, समय की बात नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। इफ का प्रयोग सिचुएशन क्रिएट करता है और एज के साथ इफ नहीं आएगा। एज इफ का मतलब होता है अनरियल सिचुएशन। ये काश वाले वाक्य जब आते हैं अनरियल सिचुएशन को दर्शाता है, तो एज इफ नहीं आएगा, ये भी गड़बड़ हो गया भाई। एज दैट अपॉन पाकिस्तान, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। इसके लिए एज दैट ऑफ पाकिस्तान वाले सेंटेंस में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज दैट ऑफ पाकिस्तान में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। इसके बाद फर्दर जो क्वेश्चन है उनको भी हम देखेंगे। पीपल अक्रॉस द कंट्री स्विच ऑफ लाइट्स इन देयर हाउसेस एंड लिट लैंप्स। पूरे देश के अंदर सभी लोग अपने घरों में बिजली के उपकरणों को बंद कर देते हैं, और लैंप्स, लिट का मतलब होता है जलाना, ये क्रिया है, वर्ब है। लिट लैंप्स एट देयर डोर्स, अपने दरवाजों पर, अपने घरों में दरवाजों पर और बालकनी के अंदर क्या करते हैं, लैंप्स जला लेते हैं। इन सॉलिडेरिटी विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि एकता अखंडता को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो अब सेंटेंस में बात क्या ध्यान देने की, कोई गलती है या नहीं है, कोई गलती है या नहीं है। तो सेंटेंस को सबसे पहले समझना है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का तरीका देखिए। स्विच ऑफ का अर्थ होता है बंद करना, लाइट्स को बंद करना। अब बंद करना एक पॉइंट हो गया, यानी कि
ओ डबल एफ ऑफ का आना अनिवार्य है। जिस वाक्य में ओ डबल एफ ऑफ नहीं है वे सेंटेंस देखते ही काट दीजिए, क्योंकि स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना, जबकि सिंगल ऑफ जो होता है वो संबंध दर्शाता है किसी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, एक वर्ब का दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो ऐसे में ये दो ऑप्शन तो गड़बड़ हो गए। अब बचे हुए दो ऑप्शन को देखते हैं कि स्विच्ड आएगा या स्विच आएगा। अब यहां पर बात हो रही है रेगुलर एक्शंस की, बात हो रही है बच्चा किसकी, रेगुलर एक्शंस की, कि आमतौर पर जनता ऐसा करती है, आमतौर पर जनता ऐसा करती है। जब जनता ऐसा करती है, रेगुलर बेसिस की बात हो रही है। जब रेगुलर बेसिस की बात हो रही है तो पास्ट टेंस को नहीं दर्शाया जाएगा, क्योंकि स्विच्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट एक्शन, अतीत में की गई गतिविधियों को दर्शाती है। तो यहां पर स्विच्ड भी नहीं आएगा। अब सेंटेंस गलत है भी कि नहीं ये जानना जरूरी है। तो सेंटेंस में गड़बड़ यह है कि ये जो देयर है असलियत में ये वाला देयर आएगा या ये वाला देयर आएगा, इस चीज को समझना है। तो सबसे पहले इस वर्ड को याद रखिए, हेयर का मतलब यहां, देयर का मतलब वहां, वेयर का मतलब कहां। तो ये तीनों वर्ड जो हैं ये प्लेस यानी स्थान को दर्शाते हैं, जबकि हमें यहाँ पे घर का संबंध दर्शाना है लोगों से, लोगों के घर से दर्शाना है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम की बात करनी है या संबंधवाचक विशेषण की बात करनी है। तो अब अगर आपने पढ़ा हो संज्ञा को तो पीपल एक बहुवचन है और बहुवचन के लिए सर्वनाम में सदैव दे का प्रयोग होता है, यानी वे सब। और दे के लिए आप प्रयोग करते हैं बच्चा किसका, देयर का। ये वाला देयर आएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, इसीलिए इस सवाल को हम सही करते हैं। तो इस प्रकार के जब सवाल आपके सामने आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे, तब आपको नोटिस करना है कि इसे एलिमिनेशन तरीके से सॉल्व किया जाए, और एलिमिनेशन के तरीके से सॉल्व करने के बाद में आपको नोटिस करना है कि क्या गलती बचती है। दो तरीके हैं, या तो नॉलेज बहुत अच्छी हो या फिर सवाल आपको पहले से आता हो। बचे हुए ये दो क्वेश्चन और देख लीजिए। बचे हुए दो क्वेश्चन में ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हें हम मैच द कॉलम कह सकते हैं, मैच द फॉलोइंग कह सकते हैं। अब मैच द फॉलोइंग के अंदर आपके सामने दो कॉलम है, दो कॉलम के अंदर सीधी एक लाइन बोली गई है कि वो स्टेटमेंट पिक करो जो स्टेटमेंट पहली वाली दूसरे कॉलम से एग्जैक्ट मैच करती होगी, यानी कि केवल एक या केवल दो या केवल तीन कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है। अब अगर आप ऐसी स्टेटमेंट ढूंढ पाते हैं तो वो सेंटेंस आपका आंसर बन जाएगा, और अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है। ये भी रीडिंग पर बेस है, इसमें भी ग्रामर का बहुत ज्यादा रोल है, रीडिंग पर बेस है। अब याद रखना मैच द कॉलम या कॉलम बेस्ड क्वेश्चन दो पार्ट में आते हैं। पहला पैटर्न आपके सामने है, दूसरा पैटर्न फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मैं इसी के बाद वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो ये दो क्वेश्चन जो आएंगे जाहिर सी बात है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होंगे, तो इसके लिए भी पढ़ना जरूरी है, पहले पढ़ना जरूरी है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं। ऑन February 15 एन ऑटो ड्राइवर हैड रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम UIDAI। एक ऑटो ड्राइवर को एक नोटिस मिला UIDAI से। ये पहला स्टेटमेंट है। अब मुझे पहले स्टेटमेंट को यहां पर पढ़ना होगा, बाकी स्टेटमेंट से रिलेट करना होगा। मैं लेकिन समझा रहा हूं, पहले ये तीन स्टेटमेंट पढ़ूंगा, फिर ये तीन स्टेटमेंट पढ़ूंगा, फिर जाके मैचिंग का पैटर्न बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स लैंडमार्क डिसीजन हैज डायरेक्टेड UIDAI। यहां पर डायरेक्ट है यानी आदेश दिया है, समझाया है, और यहां पर एक नोटिस मिला है ऑटो ड्राइवर को, नोटिस मिला है ऑटो ड्राइवर को, यानी यहां पर आदेश है और यहां पे डायरेक्शन है कि तुम्हें ये करना है। नोटिस का तो मतलब यही होना है कि तुम्हें ये करना है। अगला पॉइंट क्या है, रीजनल ऑफिस ऑफ UIDAI
नोटिस डेटेड फरवरी, यानी यहां पर एक नोटिस के बारे में बात हो रही है जो फरवरी में दिया गया है, जो फरवरी में दिया गया है। चलिए इसके आगे पॉइंट को पढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है असर्ट दैट द एक्सरसाइज वाज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। कहता है कि यहां पर कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसका सिटीजनशिप से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। चलो जी, ऊपर बात हो रही है नोटिस की, लेकिन यहां पर तो सिटीजनशिप की बात हो रही है। ऑटो ड्राइवर को नोटिस मिला तो सिटीजनशिप की बात नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया तो डिसीजन में सिटीजनशिप की बात नहीं हो सकती। रीजनल नोटिस की बात हो तो भी इसमें, क्योंकि इसमें तो कोई बात डिस्क्राइब ही नहीं की गई है, और इन तीनों में वही स्टेटमेंट आ सकती है जो आगे डिस्क्रिप्शन दे, यानी ये स्टेटमेंट किसी का पेयर नहीं है। अब मेरा तरीका क्या है कि यदि डी स्टेटमेंट किसी का तरीका नहीं है तो नीचे ऑप्शन देखूंगा और जिसमें डी लिखा होगा मैं उसको सबसे पहले काट दूंगा कि भाई इसको तो पढ़ना ही नहीं है मैंने, बाकी ऑप्शन देखेंगे, यानी इसका पेयर किसी से नहीं बन रहा है। अगला पॉइंट है लिविंग इन हैदराबाद टू डिस्पोज बिफोर एन इंक्वायरी ऑफिसर, यानी कुछ ऐसा जो हैदराबाद में रहता है और डिस्पोज करना है, डिपोज करना है इंक्वायरी ऑफिसर के सामने। अब यहां पर इसका भी कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा है कि हैदराबाद में रहता है और डिपोज करना है इंक्वायरी ऑफिसर के सामने, लेकिन किसकी बात हो रही है ये भी गड़बड़ है, ये भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लैंडमार्क डिसीजन में किसी व्यक्ति को बुलावा नहीं भेजा जाता है, पहला पॉइंट। रीजनल ऑफिस की बात हो रही है और इंक्वायरी ऑफिसर की बात हो रही है, तो इन दोनों में अंतर है क्योंकि यहां नोटिस में डिफाइन किया गया है और यहां बुलाया किसको गया है इसमें भी नहीं पता चल रहा है। जब नहीं पता चल रहा है तो ई स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं बन सकता इनमें से किसी से। लास्ट एक पॉइंट रह गया ए और एफ वाला, या तो वो बनेगा या नन ऑफ दीज जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है। तो अब फिर से पढ़ते हैं ए में कि भाई नोटिस मिला है यूआईडीआई के तरफ से। क्या नोटिस है? अब नोटिस को यहां पर हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। ऑब्जेक्ट एक संज्ञा है, संज्ञा को डिफाइन करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी एक स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करना होगा तो एक रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और कंजंक्शन दी गई है विच यानी नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए एक कंजंक्शन दिया गया है। विच स्टेटेड दैट, यानी एक नोटिस मिला जो बताता है, क्या बता रहा है कि कंप्लेंट रिसीव्ड हुई अगेंस्ट हिम यानी कौन? ऑटो ड्राइवर, दैट ही इज एन इंडियन नेशनल, कि क्या है? ही इज नॉट एन इंडियन नेशनल, की ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेन मिली है कि वो एक इंडियन नेशनल नहीं है और इसी चीज का नोटिस भेजा गया, यानी ये वाला स्टेटमेंट का पेयर एग्जैक्ट बनता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व करने के लिए ये कंपोनेंट जरूरी है। बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट है, ये भी मैच द कॉलम का ही पार्ट है बच्चा, ये भी मैच द कॉलम का ही पार्ट है। दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली लास्ट क्वेश्चन, यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन को देखना भी जरूरी है क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जब बात होती है तो एक तो तरीका ये है कि बच्चे को डायरेक्टली आंसर बता दो जिससे वो सेटिस्फाई ना रहे, बात खत्म हो गई। दूसरा ये कि खुद से कोशिश करेगा तो बनेगा। तीसरा ये दिखाकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्दर जो पढ़ाई करनी है, फर्दर जो हमारे आगे सिलेबस चलना है क्लासेस का बिगिनर टू एडवांस लेवल तक का, उसमें हम इन सभी चीजों को डिटेल में समझाने की प्रयास करेंगे और डिटेल में समझाएंगे तो फिर ये चीजें आपको पढ़नी है यदि बैंकिंग आपको पढ़ना है तो। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं। यहां पर भी वही चीज दी गई है कि ऐसा कोई वर्ड आएगा जिनके ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, यानी इन दो ब्लैंक्स के अंदर कोई एक वर्ड आना चाहिए लेकिन एक कॉलम से एक ही वर्ड आएगा, एक कॉलम से एक ही वर्ड आएगा। क्योंकि आप देखिए ए से कोई कनेक्टेड अगर है तो वो ई है, बी से कनेक्टेड है तो वो डी है, बी से एफ है, यानी एक सेम कॉलम का कोई एक वर्ड नहीं आएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कॉलम 1 का जो वर्ड है वो पहले ही ब्लैंक में आएगा, कॉलम 2 का वर्ड सेकंड ब्लैंक में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा सीधा कोई पेयर बना दे। तो भाई जब ऐसा कोई वर्ड है तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या तरीका है,
क्या सवाल करेंगे। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। ऐसे में दो सिनोनियम्स भी आ जाते हैं, दो एंटोनियम्स भी आ जाते हैं, दो विपरीत वर्ड भी आ जाते हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्वेश्चन है चेन्नई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCTL कहते हैं हैज अगर आया है तो सबसे पहला पॉइंट एक समझ लीजिएगा कि हैज अगर है तो हैज हैव हैड के बाद में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी ऐसी कोई वर्ब नहीं आएगी, ऐसी कोई भी वर्ब नहीं आएगी जो फर्स्ट फॉर्म से रिलेट करती हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। चलो जी ठीक है, पहला पॉइंट तो यहां पर ये गलत हो गया। हैज डैश द 65 करोड़ रेजोल्यूशन प्लान, 65 करोड़ का जो रेजोल्यूशनल प्लान है, रेजोल्यूशनल प्लान है किस चीज का, डैश बाय शिपयार्ड लिमिटेड, बाय या फॉर टॉबमा शिपयार्ड लिमिटेड। अब यहां पर बहुत सिंपल है कि NCTL ने कुछ चीजों को मान लिया है, किन चीजों को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है जो प्लान्स प्रेजेंट किए गए हैं, जो प्लान्स प्रेजेंट किए गए हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट देखना है क्या होगा, सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा। ऑथराइज्ड आ नहीं सकता है, हैज ऑथराइज्ड 65 करोड़ रेजोल्यूशन प्लान। क्यों, प्लान के बाद यहां पर अगला वर्ड जो आता है ए ऑप्शन के साथ क्या आ रहा है, ई। तो एडिफाई कोई वर्ड नहीं होगा। एडिफाई बेसिकली किसी चीज की इमेज, पुतला या कुछ चीज जोड़ने के लिए आता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब गलती अगर आप नोटिस करें तो ऑप्शन में हमें यहाँ पे मजबूरी में ईडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर NCTL ने एक्सेप्ट किया है 65 करोड़ वाला प्लान, यानी ये ऑप्शन बनता है। और सबमिट किसके द्वारा किया गया है, आपके कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये में भी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आंसर बनेगा हैज एक्सेप्टेड, क्योंकि अप्रूव अगर आप मानते हैं तो ये सही हो सकता था। अप्रूव के बाद मॉडिफाई नहीं आता है, तो अप्रूव के बाद जब मॉडिफाई नहीं आएगा तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ऑप्शन बनता है, कौन सा बनेगा, सी के साथ डी वाला। बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये तो हम करा चुके हैं। तो चलिए आज हमने ढेरों क्वेश्चन करे, लगभग टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखाए। फर्दर की क्लासेस जो अब हमारी होंगी उसमें अब हम क्या पढ़ने वाले हैं वो और देख लीजिए। फर्दर की जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें अब हम बेसिक कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले शुरू के कुछ सेक्शंस के अंदर बेसिक क्लासेस देंगे, बेसिक क्लासेस दी जाएंगी। इस बेसिक क्लास में सबसे पहला हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताएंगे क्या, स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। स्ट्रक्चर के बाद में दूसरा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस समझाया जाएगा कि यदि आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो कौन सी फॉर्मेशन होती है और कौन कौन सी चीजों को फोकस करना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है, बच्चे को सुपरफ्लुअस कंडीशन समझाई जाएंगी। सुपरफ्लुअस कंडीशंस वे कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चे को यह बताया जाता है कि ये पैटर्न से अगर आप राइटिंग करते हो, इन क्वेश्चंस को लिखते हो, इन स्टेटमेंट्स को लिखते हो, तो इनका कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगली कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर हम रीडिंग की ट्रिक्स और रीडिंग के साथ साथ वोकैब बिल्डिंग के लिए बात करेंगे कि कैसे वोकैब बिल्ड किया जाएगा। इस वोकैब बिल्डिंग के अंदर बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो फर्दर की क्लासेस में दिया जाएगा वो सेक्शन होगा बच्चा रूट वर्ड्स का। वो सेक्शन होगा सबसे पहला रूट वर्ड्स का, जिसमें हम बच्चा प्रीफिक्स और सफिक्सेस की बात करेंगे।
प्रीफिक्स और सफिक्सेस की बात करेंगे तो लगभग एक क्लास हमारी प्रीफिक्स और सफिक्सेस की होगी, जिसके अंदर सारी चीजें डिटेल वाइज मिलती जाएंगी। और एक पैटर्न आपको पढ़ाया जाएगा निमोनिक ट्रिक्स का। निमोनिक ट्रिक्स का मतलब होता है कि वर्ड्स को याद करने का एक ऐसा तरीका जिसमें बच्चे के दिमाग से वो वर्ड का मीनिंग कभी ना निकले। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने किसी बच्चे को बोला बेटा सबैटिकल वर्ड याद करो, सबैटिकल वर्ड याद करो, अब बच्चे को बोला सबैटिकल वर्ड याद करो और बच्चे को हिंदी बता दी टालना, तो बच्चा क्या करेगा, रोज ऐसे 50 वर्ड लेगा, रोज रटेगा। रटने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक हफ्ते तक वो रोज ऐसे वर्ड्स को रटते रटते जब 7वें से 8वें दिन आएगा ना, तो 8वें दिन सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि पहले दिन उसने क्या पढ़ा, वेरी फर्स्ट डे उसने क्या पढ़ा, उसे वो याद ही नहीं होगा। वेरी फर्स्ट डे उसने क्या पढ़ा, उसे वो याद ही नहीं होगा। और जब याद ही नहीं होगा तो ऐसी मेहनत का फायदा क्या, ऐसी प्रॉब्लम्स का फायदा क्या कि अनावश्यक चीजें पढ़े जा रहे हो और आपको यूज ही नहीं पता, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए हम आपको बताएंगे इसे याद करने की कि जैसे अगर सपोज करो इस वर्ड को 3 हिस्सों में बांट दो और हिंदी में लिखो सब, बैटी का मतलब बातें, और हिंदी में कल को लिखा सब बातें कल, सब बातें कल। अब जब आप वर्ड याद करते हैं सबैटिकल तो वर्ड याद नहीं होगा, लेकिन इसका निमोनिक अगर याद कर लें, भाई आज मैं थक गया, सब बातें कल करेंगे, सब बातें कल करेंगे, इसका हिंदी बना टालना, यानी मैं काम को टाल रहा हूं, पुट ऑफ कर रहा हूं। पुट ऑफ का मतलब आज का काम कल पर छोड़ रहा हूं। तो ये हमारी निमोनिक ट्रिक्स होंगी जो बच्चे को धीरे धीरे करके सिखाई जाएंगी और एक बहुत अच्छा वर्ड बैंक बच्चे का प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज की क्लास इसी नोट के साथ छोड़े जा रहे हैं। फर्दर के सेक्शंस में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले कुछ टॉपिक्स को, और धीरे धीरे बेसिक क्लास को स्टार्ट करके बिगिनर से एडवांस लेवल तक की सारी चीजों को कवर करते चलेंगे और ढेरों क्वेश्चन भी क्लास में ही सॉल्व करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।